नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टेस्ट पेपर 44 है। इससे पहले हम लोगों ने 43 टेस्ट देख रखे हैं। अगर आपने नहीं किया है निश्चित रूप से कर लीजिए, आपकी तैयारी में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। टेस्ट पेपर 44 में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर से हैं, तो एक भी प्रश्न आपको हल्के में नहीं लेना है। 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में छाप देना है। ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है। टेस्ट हमने बताया कैसे आपको देना है। ऊपर लिखिए टेस्ट पेपर 44। इस टाइप से आप प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिख दीजिए। यहाँ आपका आंसर होगा और यहाँ मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले का आपने ये लगाया, हमने भी बताया ये आपको करना है। दूसरे का ये आपने लगाया, हमने ये लगाया। तीसरे का आपने बी लगाया, हमने भी बी लगाया। तो इस टाइप से आपका मूल्यांकन खुद होना है। आपका ये सही गया, ये सही गया, ये गलत गया। इस टाइप से जब आप मूल्यांकन करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप ईमानदारी के साथ जो है अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके जो है परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से जो है दर्शाएगा और आपकी रियल वैल्यू क्या है ये पता चल जाएगी। जब आप स्व मूल्यांकन करना जान जाएंगे, उसी दिन से समझ लीजिए आप तैयारी में एक अच्छी सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। टेस्ट पेपर 44 में 20 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षणीय स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो RBI नई दिल्ली में मूल रूप से यक्षणीय नामक एक चित्र है, वो किसके द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा बनाया गया है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, GK महात्रे, हरिणमय राय चौधरी, सोमनाथ होर और रामकिंकर बैच। तो राइट आंसर यहाँ किसके साथ बनेगा? यक्षणीय को मूल रूप से जो RBI में स्थित है उसको राम किंकर बैच ने बनाया है। एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, याद रखना है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा गया है, राम किंकर बैच का संबंध किससे है? तो मूर्तिकार से है, याद रखना है। चित्रकार नहीं है, मूर्तिकार है। राइट आंसर डी के साथ बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सोमनाथ होर संबंधित थे। क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ है बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होइएगा। हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। सोमनाथ होर संबंधित थे। ऑप्शन है फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर या फिर ब्लू पॉटरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सोमनाथ होर का जो संबंध है मूल रूप से प्रिंट मेकिंग से है। प्रिंट मेकिंग राइट आंसर बनेगा। विश्व में इनके दूसरे जो है इनके लेवल का यानी इनके बराबर का चित्रकार कोई नहीं है प्रिंट मेकिंग में, ये याद रखना है। सोमनाथ होर बहुत अच्छे चित्रकार हैं पूरी दुनिया में, इनसे टक्कर लेने वाला कोई प्रिंट मेकिंग का चित्रकार नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए शामिल किया गया है। सोमनाथ होर का संबंध प्रिंट मेकिंग है। तो प्रिंट मेकिंग राइट आंसर बन रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछ लिया गया DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ऑप्शन है मूर्तिकार, डिजाइनर, चित्रकार, छायाकार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी का जो संबंध है जो अभी तक क्वेश्चंस बने हैं वो मूर्तिकार के रूप में बने हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। राइट आंसर DP राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में ही बनेंगे। राइट आंसर फर्स्ट ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए। ऑप्शंस हैं सेरोग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग तकनीकी या फिर पोर्ट्रेचर। मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जल रंग तकनीकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसको प्रारंभ भी करते हैं। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए, पक्का छपेगा प्रश्न बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध जल रंग तकनीकी से है। फर्स्ट नहीं, सी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्र कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, कोलकाता, नैनीताल, पटना। तो कंपनी शैली का जो भारतीय केंद्र है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है पटना वाला। पटना बिहार की राजधानी है, वही जो है कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण बनता है, सबसे ज़्यादा फेमस होता है। राइट आंसर सी बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बसोहली क्षेत्र
आज किस राज्य के अंतर्गत है? तो बसोहली क्षेत्र मूल रूप से आज किस राज्य में आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुमायूं गढ़वाल या फिर हरियाणा। तो बसोहली क्षेत्र का जो संबंध है मूल रूप से जम्मू और कश्मीर, जहां मांडा स्थित है, आप जानते होंगे मांडा हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल आता है और मांडा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ऐसे बसोहली क्षेत्र भी मूल रूप से J&K में ही स्थित है। तो आपको थोड़ा से भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये क्षेत्र यहाँ नहीं स्थित है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए बेटा, जिससे आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो सके। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। चित्रकला की वह कौन सी शैली है जिसको रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन है मुगल शैली, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली या फिर जापानी शैली। तो रंगों का काव्य मूल रूप से कांगड़ा शैली को कहा जाता है। याद रखना है, सदैव दिमाग में आपके होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली को चित्रकला का रंगों का काव्य कहा जाता है। सी राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। ऑप्शंस हैं कृष्ण राधा के प्रेम, राम सीता के प्रेम, शिव पार्वती के प्रेम या फिर कामदेव और रति का प्रेम। तो कांगड़ा शैली में मूल रूप से चित्रों में जो दर्शाया गया है, जो विषय रहा है इसका, वो रहा है राधा और कृष्ण के प्रेम को बार बार दर्शाना। तो हर एक चित्र में आपको राधा कृष्ण के प्रेम को ही दर्शाया गया मिलता होगा। कांगड़ी शैली या कांगड़ा शैली मूल रूप से आप जानते हैं चित्रकला के रंगों का काव्य कहलाता है कांगड़ा शैली, और राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? ऑप्शन हैं बसावन, मीर सैयद अली, अबुद समद या फिर बिहजाद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप सब जानते हैं मूल रूप से सुलिपिकार और चित्रकार दोनों था, मुगल शैली से था। मुगल शैली की शुरुआत अकबर के समय में होती है और मुगल चित्रकला स्वर्ण युग किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में होती है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आप सब जानते होंगे मूल रूप से सुलिपिकार और चित्रकार दोनों था अबुल समद, ठीक है। अभी कल शाम को हमने जो क्लास कराई थी 126 प्लस क्वेश्चनों की, उसमें हमने ये क्वेश्चन शामिल किया था और सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। अबुल समद इसका राइट आंसर बन रहा है, जो मुगल शैली का है, चित्रकार भी है और सुलिपिकार भी है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया बेटा रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा या फिर रामायण कथा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं महाभारत कथा को रज़्मनामा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो है फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 विष्णुदत्त शर्मा की है ये कृति, याद रखना है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर ए सुलेही, अमीर हमजा, कालिलाह दमनाह या फिर चंगेजनामा। तो कालिलाह दमनामा, अनवर सुहेली, अमीर हमजा या फिर चंगेजनामा। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है अनवर ए सुलेही है। अनवर ए सुलेही या फिर अय्यार ए दानिश। अनवर ए सुलेही या फिर अय्यार ए दानिश भी होता है। अय्यार ए दानिश, अय्यार ए दानिश भी होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अनवर ए सुलेही या फिर अय्यार ए दानिश दोनों पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने पूछा है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था मुकुंद, बिशनदास, चतुर्मणि या फिर हरबंश। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जहांगीर की चित्रशाला में मूल रूप से हिंदू चित्रकार जो था वो था बिशनदास। आप सब जानते हैं, कल शाम वाली वीडियो में हमने इसे समाहित किया था 126 क्वेश्चनों की सीरीज में, बहुत अच्छे से हमने इसे किया था। बिशनदास इसका राइट आंसर बन रहा है। ध्यान रखना है जहांगीर चित्रकला में सबसे अच्छा हिंदू चित्रकार बिशनदास ही था। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामंत सिंह का उपनाम था, सामंत सिंह का उपनाम था श्री रणछोड़ जी, सूरज ध्वज मूलराज,
गोरध्वज निहालचंद्र या फिर नागरीदास। तो गोरध्वज निहालचंद्र, नागरीदास, सूरध्वज मूलराज या फिर श्री रणछोड़ जी मूल रूप से कौन सा उपनाम है? सामंत सिंह का। तो राजा सामंत सिंह का उपनाम जो है वो नागरीदास के नाम से भी फेमस हुए हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहे हैं, नागरीदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया बेटा, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं। संगीत से संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं? जैसे 12 मास जो है मूल रूप से आप जानते होंगे ऋतुओं से संबंधित होता है। ऋतुओं से संबंधित जो चित्र होते हैं उसे 12 मास कहा जाता है। ऐसे ही संगीत से संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं 12 मास, रागमाला, नायिका भेद या फिर पक्षीवाई या पिछावाई। तो मूल रूप से आप जानते हैं रागमाला को जो चित्रण है वो संगीत से संबंध रखता है। राइट आंसर बी के साथ छप रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया बेटा, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। तारानाथ कहाँ से थे बेटा, जिन्होंने बौद्ध कला पे बहुत अच्छे से लेख लिखा है? ऑप्शन हैं चीन, कश्मीर, तिब्बती या फिर पाकिस्तानी। तो तारानाथ का संबंध कहाँ से है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अक्सर लोगों का राइट आंसर आ गया होगा, बी राइट आंसर बन रहा है। तिब्बती चित्रकार माने जाते हैं तारानाथ, और मूल रूप से इनकी एक रचना थी जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तारानाथ की रचना का नाम छाप दीजिए बेटा, छाप दीजिए, जल्दी से छाप दीजिए। एक क्वेश्चंस तो हर हाल में पूछना जरूरी होता है। एक क्वेश्चन छाप दीजिए, तारानाथ की पुस्तक का नाम। प्रश्न संख्या 16। 16 में पूछा गया, प्रारंभिक गौथिक मौजी कला में टीसेरेई क्या है बेटा? टीसेरेई प्रीवियस का क्वेश्चन है, हमने पुनः समाहित किया है, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। तो गौथिक मौजिक कला में मूल रूप से टीसेरेई क्या होता है? ऑप्शन है रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घीकरण, रंगों की पारदर्शिता या फिर छोटे रंगीन घन। राइट आंसर किसके साथ बैठेगा? तो आप जानते हैं टीसेरेई कहा जाता है छोटे रंगीन घनों को। छोटे रंगीन घनों की संख्या को मूल रूप से टीसेरेई कहा जाता है, डी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन है 548, 547, 347 या फिर 550। राइट आंसर सभी का आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अच्छा से राइट आंसर दिया होगा। मूल रूप से अजंता में जातक कथाओं की संख्या जो है 547 है, 547। तो 5 4 7 राइट आंसर बनता है, बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोग हल्के में ले रहे होंगे क्वेश्चंस, अक्सर लोगों का गलत हो जाता है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ गुफा आप जानते होंगे धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। धार जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मूल रूप से बाघ गुफा बाघनी नदी के किनारे स्थित है। टोटल गुफाओं की संख्या 9 होती है, 9। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अक्सर लोगों का गलत हो रहा होगा, याद रखना है। धार जिला मध्य प्रदेश बहुत बार पूछा गया, धार जिला में कौन सी गुफा स्थित है? अक्सर लोग गलत करके आए हैं, ठीक है। तो जिले का नाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, सदैव याद रखना है। धार जिला मध्य प्रदेश, 9 गुफाएँ स्थित हैं। बाघ गुफा में बाघनी नदी के किनारे स्थित है, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया बेटा, भीमबेटका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे होंगे, जिन लोगों को पढ़ा हुआ लग रहा है वो तो सही कर ले जाएंगे, लेकिन जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं उनका अक्सर क्वेश्चन से गलत हो जाएगा। तो भीमबेटका क्या है बेटा? ऑप्शन है नागर या फिर नगर के साथ साथ जंगल, मंदिर, पहाड़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जो भीमबेटका का संबंध है वो पहाड़ी के साथ है। भीमबेटका एक पहाड़ी है, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, बिंदकी या फिर सरगुजा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, सरगुजा में पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बैठ रहा है। तो 20 का राइट आंसर डी हो गया। इस टाइप से ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए टेस्ट पेपर 44 में, आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। ईमानदारी के साथ बताइए, इसमें कोई जो है आपकी हूटिंग की बात नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं हम ज़्यादा लिख देंगे, हमारा जो है भौकाल मेंटेन रहेगा। बेटा भौकाल से यहाँ कुछ नहीं होना है। अगर आपको ईमानदारी से आता है तो आप एस बताइए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है, उसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर शर्म करेंगे निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे। आपको थोड़ा सा पसीना बहाने की ज़रूरत है। अगर आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उतना लिखते हैं, बहुत अच्छी बात होती है।
तो ईमानदारी के साथ आप लोग टेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं, सभी के मैसेजों का रिप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। चैनल के माध्यम से पूरा काम किया जा रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई टेस्ट पेपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई मॉडल पेपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा, इतना कंटेंट दे दिया जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। सर बहुत ज़्यादा हो गया, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट में आपको बताया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में जब महामैराथन कराई जाएगी आप खुद कहेंगे हाँ ये तो बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग टेस्ट पेपर को सीरियस ले रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। कितने क्वेश्चंस किस टेस्ट में आप में बन रहे हैं वो आपको अपने सामने ही नोट डाउन कर लेना है कि फर्स्ट वाले में मेरे 10/20 सही थे, दूसरा हमने दिया उसमें 11/20 सही हुआ, तीसरा हमने दिया उसमें 15/20 सही हुआ, चौथा हमने दिया वहाँ पे फिर 10/20 सही हुआ। तो आप खुद मूल्यांकन करेंगे कि पहले में यार 10 आया था, दूसरे में 11, तीसरे में 15 और चौथे में 10 कैसे आ गया। तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ ये टेस्ट पेपर थोड़ा सा टफ था, यानी कि हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था जो इसमें समाहित किया गया था। तो इस टाइप से जब आप स्वमूल्यांकन करेंगे, प्रत्येक टेस्ट पे अपना नंबर स्कोर लिख लिया करेंगे, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी और नया ऊर्जा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सब कुछ करा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं कौन सा टेस्ट पेपर लें, कौन सा मॉडल पेपर लें, कौन सी बुक लें। अभी फ़िलहाल आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। बस जो कराया जा रहा है उसको आपको बार बार करते रहना है। उसको अगर आप बार बार करते रहेंगे निश्चित रूप से आपकी बहुत बेटर तैयारी हो जाएगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में भर्ती आती है तो नहीं आती है तो आपकी तैयारी इतनी बेटर हो जाएगी कि आप खुद कहेंगे हाँ हम मास्टर हैं, ठीक है। और भर्ती तो मैं कंफर्म बता दूं आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है उसी के बाद आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, नया विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग इस पे काम कर रहा है। यूपी बोर्ड का जैसे रिजल्ट आएगा नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब भर्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, हालांकि हमारा लक्ष्य है 27,000 पदों पे भर्ती आए, क्योंकि बाबा बोले थे, बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले थे, इसलिए 27,000 की डिमांड हो रही है। उम्मीद करता हूँ आयोग इस पर खरा भी उतरेगा और मूल रूप से 27,000 पदों पे भर्ती भी देगा, लोगों को रोजगार परक बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।